एपिसोड नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है और वहीं दूसरी तरफ रुई बेहोश होती है और एक लेडी आगे बढ़ती हुई कहती है वो अभी लड़की आई है, मुझे उस पर नजर डालना चाहिए। और वो व्यक्ति हैरानी से कहता है सिस्टर यू तुम। और वो रुई के पास आकर उसके चेहरे को छूती हुई कहती है हालांकि ये थोड़ी डिफेक्टिव है, नहीं तो हम इसे एक अच्छी कीमत में बेच सकते थे। और फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं, हमें उसे बेचने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर ने कहा है कि हमें बस उसका एक वीडियो बनाने की जरूरत है और उसकी रिक्वेस्ट है वीडियो बना लेने के बाद हमें बिना नुकसान पहुंचाए उसे वापस जाने देना होगा। और फिर यू कहती है मुझे लगता है कि ये हमारी एक एम्प्लॉयर की वुमन है, क्यों है ना, हो सकता है कि वो उससे प्यार भी करता हो। और फिर वो व्यक्ति कहता है उस एम्प्लॉय को इस लड़की की जरूरत है और मैंने ऐसा सुना है कि ये लड़की कोई आम लड़की बिल्कुल नहीं है। और फिर यू कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर तुम इसे मुझे दे दो। और फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद रुई के आसपास कुछ लड़कियां होती है जो कि उसकी सेवा कर रही होती है। और वहीं यू आगे कहती है बस चलो ठीक है, लगभग ये अब हो चुका है, उसे पैक करो और रूम नंबर 9 में भेज दो। और फिर वो सभी लोग हमें रूम नंबर 9 में दिखाए जाते हैं और वहीं यू के साथ कुछ व्यक्ति भी होते हैं। और यू उनसे कहती है तुम लोग इतनी भी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा इंतजार करो, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर रुई को होश आने लगता है और यू वहाँ से जाती हुई कहती है चलो ठीक है गाइस, अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। तभी कोई उसे पकड़ लेता है और वो हैरानी से कहती है तुम कौन हो। और किंग चन उसके सर पे वार कर उसे बेहोश कर देता है। और ये सब उसे करता देख वहाँ खड़े वो व्यक्ति उन चिल्लाते हुए उससे कहते हैं आखिरकार तुम कौन हो, तुम ब्लैक नेट के व्यक्ति तो नहीं हो, तो फिर तुम अंदर कैसे आए। चलो गाइस जल्दी से बाकी लोगों को बताओ कि भारी व्यक्ति अंदर आ गया है। और फिर एक व्यक्ति कहता है अलार्म कहाँ है, जल्दी से अलार्म बजाओ। और फिर तभी किंग चन की नजर रुई पे पड़ती है और उसे इस हालत में देखो उनसे कहता है तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। और फिर किंग चन उन सभी से फाइट करता है और रुई के पास जाता है और वो कहती है किंग चन क्या ये तुम हो, और आखिरकार तुम इतना हिल क्यों रहे हो। और वहीं उसकी यह हालत देख वो गुस्से से मन में कहने लगता है ये लोग आखिरकार रुई के साथ क्या करने जा रहे थे। फिर तभी अचानक अलार्म बजने लगता है और किंग चन रुई को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। इसी दौरान रुई उससे कहती है किंग चन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो कहता है रुई बस तुम थोड़ा सा सहन करो। और तभी ईयरबड पर उसका व्यक्ति कहता है बॉस हमने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया है। वो कहता है कुछ लोगों को मारने का तरीका ढूंढो और फिर पीछे हट जाओ, फिलहाल अभी तुम लोग वॉर में शामिल मत हो। और तुम यिंग नाम के व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करो और फिर तुम म्यू चेन सू से कांटेक्ट करो। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं और किंग चिन उसे पानी पिलाने लगता है। तभी वो पानी गिरा देती है और कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं पानी नहीं पीना चाहती। और फिर वो पानी की बोतल उठाने लगता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और तभी रुई उसे गले लगाती हुई कहती है किंग चेन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ, प्लीज मत जाओ। और फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो मन में कहते है रुई प्लीज तुम इस पर रिग्रेट मत करना। और फिर सीन शिफ्ट में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ घर पर रुई सोकर उठ जाती है और मन में कहती है मैं कब सोई और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अरे हाँ क्या मैं कल किडनैप हो गई थी और किंग चेन कहाँ है। और वहीं दूसरी तरफ किंग चेन कंपनी में होता है और तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और फोन देख मन में कहता है क्या वो जाग गई। और फिर वो कॉल उठाता है और कहता है तुम जाग गई हो। रुई कहती है तुम कहाँ हो और तुम ठीक तो हो ना। तब वो कहता है मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ और मैंने किचन में तुम्हारे लिए सूप बना कर रखा है, तो तुम उसे पी लेना। इसकी बात सुन वो घबराती हुई कहती है क्या तुम मीटिंग के बीच में हूँ, तो क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, ठीक है तो फिर मैं कॉल रखती हूँ। तब वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और वैसे तुम कैसा महसूस कर रही हो, और मुझे कुछ समय और थोड़ा काम है, उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तब वो कहती है हाँ ठीक है और मुझे माफ करना, मुझे ये नहीं मालूम था कि इस वक्त तुम मीटिंग में हो। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और रुई कॉल कट कर देती है और मन में कहती है उसने तो मुझे डरा दिया और आखिरकार वो मीटिंग के बीच में मेरे कॉल का जवाब कैसे दे सकता है। और तभी उसे एक मैसेज आता है और वो मैसेज किंग चेन ने भेजा होता है मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे जागने का इंतजार नहीं कर पाया और अपने काम पर चला आया। और मैसेज पढ़ वो ब्लश कर मन में कहती है ओ वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कहता है, सच में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर सीन शिफ्ट तरह कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चेन घर वापस आ जाता है। वहीं रुई खाना बना रही होती है और उसे खाना बनाता देख किंग चेन अपनी दोस्त की बातें याद करता है जहाँ उसके दोस्त ने उससे कहा था किंग चेन क्या तुम पिता बनना चाहते हो। और फिर वो रुई की ओर आगे बढ़ता है और वहीं रुई कह रही होती है अंकल नैन प्लीज आप मेरे लिए मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। और वहीं वो हैरानी से मन में कहने लगता है क्या मैसेज
मैसेज। फिर रुई हैरानी से पीछे घूमती हुई कहती है अंकल नैन, और तभी किंग चैन उसे अपने पास खींचती हुई कहता है ये मैं हूँ, मैं घर आ गया। और वो कहती है किंग चैन तुम, और ब्लश कर मन में कहती है आखिरकार कल रात को हुआ क्या। और फिर किंग चैन उससे कहते है तुम मुझे माफ करना, तुम्हारे जागने से पहले मुझे तुमसे कहना चाहिए था। ये सुन वो मन में कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझसे माफी मांगी। और आगे कहता है रुई मुझे कल रात के बारे में तुमसे बात करनी है, ये मेरी ही गलती है, लेकिन दूसरे लोगों को मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचाने दे सकती हूँ। ये सुनते ही वो चौंक जाती है और हैरानी सी, क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग मुझे छुए तो तुमने उनके साथ। और मन में कहती है किंग चैन तुमने ये किस वजह से किया, तुम ये चाहते थे कि मैं स्वच्छ रहूं या फिर तुम मुझे पसंद करते हो। तब किंग चैन उससे कहता है नहीं मैं बस ये चाहता हूँ और मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। और फिर वो मन में कहने लगता है कल रात मेरा बिल्कुल भी खुद पर कंट्रोल नहीं था और मैं रुई के साथ वो सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जब वो बेहोश थी। और रुई उसकी ये बात समझ उसे दूर धकेल चिल्लाती हुई कहती है क्या तुम्हारा मतलब ये नहीं था, तो क्या मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया। और मन में कहती है उसका मतलब ये था कि वो मुझे बिल्कुल भी छूना नहीं चाहता था, वो सब मेरी वजह से था, मैंने ही उसको खुद पर फोर्स किया। की बात सुन किंग चैन कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। और मन में कहता है आखिरकार अचानक उसे क्या हो गया, वो अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। फिर रुई चिल्लाती हुई कहती आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या था, ठीक ठीक बताओ। और ऐसा उसे चिल्लाता देख वो सी कहता है रुई आखिरकार तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम ठीक तो महसूस कर रही हो ना। और वहीं रुई रोती हुई मन में कहने लगती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, और अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम सीधे सीधे मुझे ये बात क्यों नहीं कहते हो, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम ऐसा क्यों करते हो जिससे मुझे तुमसे जुड़ने का मन करे, आखिरकार मुझे इतना गलत क्यों लग रहा है। और फिर सीन सिर्फ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ किंग चैन हैरानी से उससे कहता है रुई क्या तुम लू फैमिली वापस जा रही हो। तब वो कहती है हाँ ग्रैंडमा ने उस दिन मुझसे कहा था कि हालांकि हम शादीशुदा है और हमें कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक हफ्ते के लिए मुझे लू फैमिली में रहना होगा और फिर एक हफ्ते बाद तुम मुझे वहाँ लेने आओगे। फिर वो कहते है लेकिन अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है, मैं बाद में तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा। तब वो कहती है मैं आज बहुत ही देर तक सोई हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे बैन से कहकर वहाँ तक छुड़वा दो। इस पर वो शांत हो जाता है और आगे कहता है चलो ठीक है, बस तुम मुझे ये बताओ कि कहीं इससे तुम अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रही हो, फिर बाद में मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। और मन में कहता है क्या ये सब इसीलिए क्योंकि मैंने उसे कल रात को छुआ था और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसने मेरे साथ वो सब किया, खैर इसे तुम भूल जाओ रुई। और वहीं रुई भी मन में कहने लगती है क्या मेरे बारे में तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल नहीं है। और कुछ समय बाद बैन उसका सामान ले जाती हुई कहता है मैम प्लीज मेरे साथ आइए, और बैन कह रहा होता है मिस प्लीज मेरे साथ आइए। और वहीं पीछे किंग चैन मन में कह रहा होता है उसने 10 मिनट से भी कम समय में अपना बैग पैक कर लिया, ऐसा लगता है कि वो मुझसे दूर रहने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर रुई कहती है मैं जा रही हूँ और तुम आराम करो। तब किंग चैन उससे कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना, याद रखना कि तुम कौन हो, तुम मेरी वाइफ हो और लू परिवार में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तब वो कहती है हाँ ठीक है, और ये कहकर वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और वहीं किंग चैन मन में कह रहा होता है मैंने हमेशा उसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या उसके मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद रुई अपने घर पर पहुँच जाती है और सुमी कहती है देखो वो आ गई। और फिर रुई कार से उतरती है और सुमी कहती है तुम तो किन परिवार की यंग लेडी हो ना, तो किंग चैन खुद तुम्हें यहाँ छोड़ने क्यों नहीं आया। और फिर ग्रैंडफा कहते हैं सुमी ये तुम क्या बात कर रही हो। वो कहती है डैड मैं ये कह रही हूँ कि रुई घर आ गई। और फिर रुई उनसे कहती है ग्रैंडफा, और मन में कहती है तुम लोगों ने मेरी मॉम को मारा है। और फिर ग्रैंडफा कहते तुम्हें वापस आता देख मुझे अच्छा लग रहा है, और मैंने सोचा था कि किंग परिवार हमसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अमीर है, तो शायद तुम, लेकिन लू परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। और फिर मन में कहते किंग चैन के लिए रुई बहुत ही ज्यादा मायने रखती है और इसीलिए फिलहाल मुझे उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना होगा। और उससे कहते रुई आओ आकर यहाँ बैठो। फिर वो वैसा ही करती है और उसकी बहन कहती है तुम मुझे क्या देख रही हो, और क्या तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मन में कहती है तो क्या रुई को भी किंग चैन से प्यार हो सकता
सकता है या फिर सिर्फ वो किंग चेन का एक खिलौना है। वो मेरे जैसी बिल्कुल नहीं है, मैं शौ शौ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और रुई तुम सिर्फ एक अमीर परिवार के बच्चे का खिलौना हो और कुछ नहीं। और उसकी बातें सुन रुई चौंकती हुई मन में कहती है क्या वो शौ शौ से प्रेग्नेंट है। और आगे उससे कहती है वाह तुम प्रेग्नेंट हो, बधाई हो बहन, और शादी कब करने वाली हो तुम? और बहन तुम्हारा ये बढ़ता पेट शादी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी बातें सुन जयरू कहती है तुम खैर वैसे शौ शौ और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो उस समय तुम आना याद रखना। और ये देखो शौ शौ ने मुझे टिफनी नेकलेस दिया है और तुम्हें जो कोई भी नेकलेस पसंद आए तुम वो चुन सकती हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। और रुई तुम एक नजर खुद को देखो, तुम किन परिवार की यंग लेडी हो, लेकिन फिर भी तुमने अभी तक ये टूटा हुआ नेकलेस क्यों पहना हुआ है? और फिर वो मन में कहती है ये मेरी मॉम की एकमात्र वो चीज है जो मेरे पास है और मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। तब वो उससे कहती है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मेरा ये नेकलेस ठीक है और अब मैं थोड़ा थक चुकी हूँ तो मुझे अपने कमरे में वापस जाके आराम करने की जरूरत है। और मन में कहती है चलो अब मैं बताती हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है। और ये देखकर कि वो दोनों कितने ज्यादा नकलची है मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जब से मैं गई हूँ तब से ये लोग बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं, है ना? और ये पहली वो रात है जब मैं उसके साथ नहीं हूँ और मैंने उसे जाने दिया है। और क्या वो मुझे मिस करेगा? और फिर तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि ग्रैंड माँ किन का होता है और वो उससे कहती है रुई इस हफ्ते के एंड में तुम्हारे ग्रैंडफा और मैं मिलकर बात करेंगे। और फिर किंग चेन का मैसेज आता है रुई तुम जल्दी ही सो जाना। और वहीं दूसरी तरफ किंग चेन अपने घर में मन में कह रहा होता है क्या वो सो गई? और आज पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि घर में बहुत ही ज्यादा जगह है। और क्या इस सब की वजह रुई तुम हो? तुम्हारे रहने से ये घर भरा भरा लगता है। और फिर सीन शिफ्ट में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर मेड नॉक करती हुई कहती है सेकंड मिस सभी गेस्ट यहाँ पहुँच चुके हैं, प्लीज आप उठ जाइए। और सेकंड मिस ये रहे आपके कपड़े, मैडम ने आपके कपड़े तैयार किए हैं। सेकंड मिस इस ड्रेस को हमारी मैडम ने खास तौर पर तैयार किया है आपके लिए, प्लीज आप जल्दी से चेंज करके तैयार हो जाइए, गेस्ट आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। इस ड्रेस को देख वो मुंह बनाती हुई कहती तुम उसे वहाँ रख दो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में बैंकेट हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति फोटो क्लिक करते हुए कह रहा होता है मिस जयरू आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है और मिस्टर शाओ शाओ के साथ आप एक परफेक्ट मैच है। फिर तभी अचानक एक व्यक्ति कहते उसे देखो वो कौन है? उसकी बात सुन जयरू भी उस तरफ देखने लगती है और वो रुई होती है और उसे देख मन में कहती है रुई वो अपनी ड्रेस के साथ वापस आ गई। फिर आगे वो व्यक्ति कहता है उसने प्राडा की न्यू ड्रेस पहनी है, वो कौन है? तब वो कहती है वो मेरी छोटी बहन है और तुम यहाँ अकेली वापस क्यों आई हो? तब रुई कहती है वो दरअसल वो थोड़ा बिजी है इसलिए कुछ दिन बाद वो आएंगे। और फिर हम शाओ शाओ के डैड को देखते हैं और वहीं रुई उन्हें देख उनकी बातें याद करने लगती है जहाँ उन्होंने कहा था तुम 4 साल से शाओ शाओ के साथ हो, है ना? तुम उसे छोड़ दो क्योंकि तुम चू परिवार के लायक नहीं हो। और रुई मन में कहती है उस समय मैं लू परिवार की दूसरी मिस थी और जब तक उसे इस बारे में पता नहीं था कि मेरी असली माँ कौन है। वहीं शाओ शाओ के डैड क्लैप करते हैं और एक व्यक्ति बॉक्स लेकर आता है और उसे ओपन करते हुए वो कहते हैं ये हमने खास तौर पर जयरू के लिए तैयार किया है और ओल्ड मास्टर लू को 23 प्लॉट साउथ एशिया के पसंद नहीं है और मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है, बस आपको इस पर साइन करने हैं। और वहीं उसकी ये बात सुन वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहने लगता है क्या प्लॉट? और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहाँ के प्लॉट की कीमत $20 मिलियन लगी है और वो उन्होंने अपनी बहू के लिए लिया है। फिर शाओ शाओ के डैड आगे कहते हैं ये है कस्टम मेड डायमंड रिंग जो कि 11 कैरेट की है, दुनिया में मात्र एक। और आखिरी चीज लेटिंग विला। वहीं रुई ये बात सुन मन में कहने लगती है लेटिंग विला, वहाँ तो मैं रह रही हूँ। फिर उसके ग्रैंडफा कहते दरअसल उस विला का नंबर बिल्कुल भी सही नहीं है और न ही उस विला की जगह अच्छी है, इसके बजाय मैं आपको एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। और वहीं रुई मन में कहने लगती है मैं अब नंबर 1 में रह रही हूँ, किन परिवार सच में कितना ज्यादा शक्तिशाली है। ये लो जयरू ये सब तुम्हारे लिए है और मुझे आशा है कि तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहोगे। और फिर शाओ शाओ उसे प्रपोज करता है और वो कहती है हाँ और सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगते हैं। फिर कोई कहता है आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए अब डिनर कर लेते हैं। और फिर ग्रैंडफा कहते रुई इधर आओ। उन्हें खुद को बुलाता देख रुई हैरानी से मन में कहने लगती है जब से मेरी ग्रैंडमा की डेथ हुई है तब से उस वाली सीट पर कोई नहीं बैठा है और वो जगह लू परिवार की मालकिन की जगह है। उन्होंने मुझे आवाज दी, उनका मतलब
सब किया है। और फिर ग्रैंडफा आगे कहते हैं, चलो भी रुई जल्दी आओ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर सुया गुस्से से कहती है, आओ आकर वहाँ बैठ जाओ जैसे कि तुम्हारे ग्रैंडफा ने कहा है। फिर रुई वैसा ही करती है और जैरू से कहती है, रुई हमने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है और जब से तुम किन परिवार में गई हो तब से तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। मैं तुम्हारी बड़ी बहन के रूप में मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है और क्या तुम ये बात नहीं जानती कि हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र होती है और तुम अचानक हमें अनदेखा करने लगी। तब रुई कहती है, वो क्या है ना कि मेरा फोन खो गया और मैंने अभी तक कोई नया फोन भी नहीं खरीदा है और इसकी वजह से जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर वो आगे कहती है, और वैसे भी तुम हनीमून फेज में हो, हम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अब तुम बहुत ही लंबे समय से किन परिवार के साथ हो। उसकी बात सुन वहाँ बैठा एक व्यक्ति कहता है, क्या मिस्टर किन कौन सा वाला? तब जेरू कहती है, वो किंग चेन है और वो किन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। मेरी छोटी बहन मुझसे भी ज्यादा कमाल की है और शायद वो तुरंत ही प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाएंगी। वहाँ बैठी एक लड़की कहती है, क्या वो सच में एक मिस्टर किंग चेन है? तब जेरू कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। फिर कोई वहाँ कहता है, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सुना कि किन परिवार में शादी होने वाली है। और फिर रुई कहती है, किंग चेन और मैं। और तभी अचानक वहाँ पर किंग चेन आती हुई कहता है, देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और किंग चेन कहता है, देर से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और फिर एक व्यक्ति कहता है, वो कौन है? वो तो मास्टर किंग चेन है। और वहीं किंग चेन रुई के हाथों को किस करते हुए कहता है, ये फ्लावर का बुके मुझे लेट डिलीवर हुआ, मैं बाहर खड़े रहकर इस फ्लावर बुके का इंतजार कर रहा था। और उसे ये सब करता देख रुई ब्लश करती हुई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और मन में कहती है, किंग चेन तुमने तो कहा था कि तुम वीकेंड पर आओगे, लेकिन तुम यहाँ अचानक, मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। आगे किंग चेन कहता है, हनी मुझे पता है कि देर से आना ये मेरी गलती है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। और मास्टर ओल्ड लू मुझे माफ करना, मैं अचानक यहाँ घुस आया, कहीं आप इससे नाराज तो नहीं हुए ना? तब वो कहते हैं, नहीं मिस्टर किंग चेन का यहाँ पर होना ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और रुई तुम्हें हमें इस बार में पहले ही बता देना चाहिए था कि मिस्टर किंग चेन आने वाले हैं, हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी उनके लिए। अब किंग चेन कहता है, आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आखिरकार हम एक परिवार है। और फिर वो बेन को इशारे करता है और बेन जैरू के पास जाकर उसको बॉक्स दिखाती हुई कहता है, मिस जैरू ये रहा मिस्टर किंग चेन और यंग लेडी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। क्या ये मेरे लिए है? और ये तो बाय द जेड की लिमिटेड एडिशन वॉच है और ये घड़ी तो मेरे हीरे की अंगूठी से कई ज्यादा महंगी है। और फिर किंग चेन कहते रुई कहती है कि आप उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और वहीं रुई उसकी बातें सुन मन में कहती है, क्या वो ये सब जानबूझकर ऐसा कह रहा है क्योंकि वो मेरी बहन को ये याद दिलाना चाहता है कि वो मुझे और ज्यादा परेशान ना करे। और वहीं ये सब देख शाओ शाओ गुस्से से मन में कहने लगता है कि किंग चेन को मुझसे कोई दिक्कत है, उसका गिफ्ट मेरे दिए गए गिफ्ट से भी ज्यादा महंगा है। और फिर जैरू उस गिफ्ट को लेने लगती है, तभी शाओ शाओ उसका हाथ रोकती हुई कहता है, जैरू मुझे लगता है कि ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा महंगा है और आखिरकार मिस्टर किंग चेन और रुई की शादी नहीं हुई है, तो क्या हमें इतना महंगा गिफ्ट लेना चाहिए उनसे? फिर किंग चेन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमने शादी नहीं की है, लेकिन हमें पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है। और उसकी ये बातें सुन वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एक व्यक्ति कहता है, क्या मैरिज सर्टिफिकेट? ये तो एंगेजमेंट से भी कहीं ज्यादा है और प्रेसिडेंट किंग चेन की वाइफ की वैल्यू एक सेलिब्रिटी से भी कहीं ज्यादा है। एक व्यक्ति कहता है, अब वो वाकई मिसेस किन है और लू परिवार सच में बहुत ही ज्यादा लकी है और कौन सा स्टार उनके मुकाबले में कोई स्टार नहीं। और अब क्या किन परिवार की यंग लेडी को पैसे इकट्ठा करने की जरूरत है? उनकी बातें सुन रुई मन में कहने लगती है, हाँ बेशक मुझे जरूरत है। और फिर आगे किंग चेन कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं हमेशा से ही प्रपोज करने के लिए आना चाहता था, लेकिन आखिरकार शादी करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और हालांकि हाल ही के दिनों में मुझे बिजनेस के कारण बिजनेस ट्रिपों पर जाना पड़ता था, इस कारण से मैं उसे प्रपोज नहीं कर पा रहा था।
और इस हफ्ते मेरे ग्रैंड माँ और ग्रैंडफा लू परिवार में शादी का न्योता लेकर आएंगे, तो प्लीज मिस्टर लू उसे दोष मत देना। तब वो कहने लगते हैं वो, और तभी अचानक ग्रैंडफा उसे चलाते हुए कहते हैं तुम बस चुप हो जाओ, तुम क्या कहने वाले हो। फिर वो किंग चन से कहते ठीक है कोई बात नहीं, हम भी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा बिजी थे, और अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आते तो हमें रुई और तुम्हारे रिश्ते के बारे में तो पता ही नहीं चलता, और रुई तुम्हारा इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और रुई हम सभी को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। तो चलो अब बिना किसी देरी के हम सभी लोग एक ड्रिंक करते हैं। फिर किंगचन कहता है और मैंने सुना है कि आपको जेड बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं कुछ दिन पहले म्यांमार में बोली लगाने के लिए गया था, और वहाँ पर मैंने ये आइस जेड देखा, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए ले आया। उसे देख ग्रैंडफा कहते तुम बहुत ही ज्यादा विचारशील हो, और तब वो कहता है मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आपको ये पसंद आया, और मुझे उम्मीद है कि अंकल लू को भी ये पसंद आएगा। और वही रुई मन में कहने लगती है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। फिर किंगचन उससे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ पेनी है, मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ कहने वाले लोगों को पैसे देकर चुप करा सकता हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मुझे इसके लिए कितने पैसे चुकाने पड़े। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बाहर आते हैं, और किंगचन उससे कहता है चलो भी और ज्यादा गुस्सा मत हो ठीक है। तब वो कहती है क्या गुस्सा, कैसा गुस्सा। वो कहता है कल दोपहर के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और रुई क्या मैंने ऐसा कुछ कहा या किया है जिससे तुम दुखी हो। मैंने पहले कभी किसी लड़की को नहीं मनाया है, तो अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझसे तुम कह सकती हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये सुन मम्मी कहती उसने फिर से मुझसे माफी मांगी, ये किंगचन ही है ना, कोई और तो नहीं। और फिर किंगचन उसका हाथ पकड़ता है और वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। और फिर वही कहती है मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, तुम तो अचानक ये क्या कर रहे हो, मुझे इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है। फिर वो कहती है लेकिन तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स लाने की जरूरत नहीं थी, और क्या तुम जानते हो कि लू परिवार के लोग कैसे हैं। तब वो कहता है क्या वो लोग बहुत ही ज्यादा लालची है। वो कहती है लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम इतना ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, और मैं बाद में तुमको इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगी। ये सुन वो उदास होती हुई मन में कहता है क्या हम एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो कहता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि शुरुआत की वो सभी शर्तों का कोई मतलब नहीं है। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो कहता है हाँ रुई बस तुम मुझसे प्यार करो ठीक है। ये सुन रुई रोने लगती है, और आगे वो कहता है चलो रुई डिवोर्स नहीं बल्कि शादी करते हैं। ये सुन वो मन में कहती है क्या तलाक नहीं रिश्ता, लेकिन क्या ये रियल रिलेशनशिप है, क्या शौशा के साथ उस समय मेरा रियल रिलेशनशिप था। और वहीं किंगचन मन में कहने लगता है मैंने उसे बता दिया है कि मेरे दिमाग में क्या है, क्या उसे ये बात सुनकर खुश नहीं हो जाना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस बुक में गलत लिखा है। रुई तुम कुछ कहती क्यों नहीं, क्या तुम मुझे मना करने जा रही हो। तो वो ब्लश करती हुई कहती है नहीं वो तो मैं। वो कहता है क्या। वो कहती है मैं ये नहीं जानती कि रिश्ता कैसे बनाया जाता है। इसकी बात सुन वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं मैं तुमको सिखाऊंगा। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है, और तभी अचानक फोन रिंग होता है, और वो कहती है कोई यहाँ पर आ रहा है जाने दो तुम मुझे। और वहाँ बेन आती हुई कहता है यंग मास्टर आपके लिए कॉल है। और वही किंगचन गुस्सा होता है, और फिर रुई आगे बढ़ती हुई कहती है तुम अपना कॉल उठा लो मैं जाकर पानी पी कर आती हूँ। और सामने से कोई उससे कहता है किंगचन मैं घर पर हूँ, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला नहीं है। मूचन ने मुझसे इस बारे में बात की है। किंगचन क्या जरा तुम फ्री हो, मैं अभी प्लेन में हूँ और मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, चलो आज रात साथ में डिनर करते हैं, और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीदा है। फिर किंगचन कहता है क्या अभी।
सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। फिर किंगचन कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए बेन को भेजता हूँ, मुझे अभी थोड़ा कुछ काम है। और मन में कहता है क्या होगा अगर रुई घर पर अकेली होंगी तो उसे परेशान किया जाएगा। और सामने से वो पर्सन कहता है क्या बेन, लेकिन वो क्यों, तुम क्यों नहीं? किंगचन कहता है हाँ बेन वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। और फिर कॉल कट हो जाता है और किंगचन बेन से कहता है जाओ जाकर तुम नानली को पिकअप कर लो। फिर बेन कहता है लेकिन बॉस मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। और फिर वो मन में कहने लगता है नानली का वो गुस्सा। उसकी बात सुन किंगचन उससे कहता है क्या तुम अफ्रीका में खुदाई करना चाहते हो? इस पर वो शांत हो जाता है। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की एयरपोर्ट पहुँच चुकी होती है। और वहाँ बेन आती हुई कहता है मिस नानली हम एक दूसरे से बहुत ही लंबे समय से नहीं मिले। और वहीं नानली हैरानी सी कहती है क्या किंगचन नहीं आया, क्या उसके लिए काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और फिर वो दोनों कार के पास पहुँचते हैं और बेन गेट ओपन करती हुई कहता है बैठ जाइए। और वहीं नानली चौंक जाती है और उसे ऐसा चौंकता देख वो कहता है मिस नानली क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? तब वो कहती है नहीं। और फिर वो कार में बैटमैन में कहने लगती है इस कार के अंदर एक गर्ल परफ्यूम की स्मेल है, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बैठी थी? और क्या यही एक वजह है कि किंगचन ने मुझे मना किया? और फिर सीन शिफ्ट उधर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रुई जागती हुई कहती है किंगचन वो कहाँ गया? और वो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे घर पर है। फिर एक व्यक्ति गेट नॉक करती हुई कहता है यंग लेडी लंच तैयार है। तब वो कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। और मन में कहती है क्या ये लंच का समय है? और फिर वो नीचे आती है और मन में कहने लगती है ये सब उसकी गलती है, कल रात वो उसके अलावा यहाँ कोई नहीं जानता मेरी मॉम के बारे में अच्छी तरह से, मैं लेकिन उससे कैसे पूछूं? और फिर रुई के डैड उससे कहते तुम जग गई, देखो तुम एक लड़की हो और तुम एक व्यक्ति से ज्यादा देर तक कैसे सो सकती हो? बताओ मैं सही कह रहा हूँ ना? एक घर संभालने वाली पत्नी के रूप में तुम्हें अपने पति के लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना चाहिए, क्यों? और क्या तुम्हें लगता है कि शादी के बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी? और तुम्हारी मॉम तुम्हें क्या सिखाती है? और तुम्हें तो एक अमीर व्यक्ति की पत्नी होने के नाते ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तुम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। इस पर रुई उससे कहती है मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरी असली मॉम कौन है, तो वो मुझे कैसे सिखा सकती है भला? फिर उसके डैड कहते तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारी वर्तमान मॉम के बारे में बात कर रहा हूँ। तब रुई कहती है लेकिन उन्होंने तो पिछली बार कहा था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। डैड मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप और मॉम मेरी बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि मेरी असली मॉम कौन है और वो इस वक्त कहाँ है? मन में कहती है मुझे सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। इस पर उसके डैड से कहते वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उनका ये जवाब सुन रुई मन में कहने लगती है बेशक आप जानते हैं क्योंकि आखिरी आप वो व्यक्ति है जिन्होंने उन्हें देखा था। और फिर उसके डैड कहते चलो ये सब बातें भूल जाओ, चलो और कुछ बात करते हैं। और चलो तुम अब चैंग को डिनर करने के लिए वापस बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तब वो कहती है ठीक है डैड मैं चैंग को टेक्स्ट करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो फ्री होगा या फिर नहीं। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि QID में हर दिन बहुत ही ज्यादा काम रहता है। और तभी वहाँ सुमी आती हुई कहती है और मुझे इस बात का डर है कि किंग चेनलू परिवार को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। और उसे वहाँ आता देख रुई कहती है डैड ठीक है आप एंजॉय करिए, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तभी उसके डैड चिल्लाती हुई कहती है तुम्हें काम नहीं करना है, फिर भी तुम बाहर क्यों जा रही हो, घर पर रहो। और अगर तुम सारे दिन बाहर रहती हो और किसी को पता चल गया तो वो तो ये सोचेगा कि हमारी बेटी दिन भर घूमती रहती है। तब वो कहती है डैड मेरी जॉब है। फिर सुमी कहती है क्या तुम्हारी जॉब है, क्या किन फैमिली को तुम पर निर्भर रहना पड़ता है? तब रुई कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझ पर निर्भर है या फिर नहीं, बात तो ये है कि मैं जो चाहूँ वो खुद की मर्जी का खरीद सकती हूँ। मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ मॉम, और आपको कुछ भी बाय करने के लिए आपको अपने हस्बैंड पर निर्भर रहना पड़ता है ना? उसकी ये बातें सुन सुमी गुस्सा हो जाती है और टेबल पर रखी एक चीज उठाकर उसकी ओर फेंक देती है और कहती है रुई। और रुई की बातें सुन सुमी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर वो केटली फेंकती है, जिससे रुई का हाथ जल जाता है और
बेन आती हुई कहता है यंग लेडी क्या आप ठीक है। और वहीं रुई मन में कहने लगती है लू परिवार के लोग बिल्कुल एक कुत्ते की तरह पागल है और मुझे उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। और बेन से कहती है मैं ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। और फिर सुमी चिल्लाती हुई कहती है तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी, और अगर आज मैं तुमको सबक नहीं सिखाती तो तुम ये नहीं जान पाती कि लू परिवार की रेपुटेशन क्या है। और तभी बेन उस पे गन तान देता है और उसे ऐसा करता देख सुमी कांपती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं लू परिवार से हूँ। रुई कहती है बेन। तभी बेन फायर कर देता है दीवार पे और कहता है यंग लेडी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मिस्टर और मिसेस लू बिल्कुल ठीक है, और लेकिन मैं ये नहीं जानता कि अगली बार उनका क्या होगा। और मन में कहता है बॉस ने मुझसे कहा है कि यंग लेडी के साथ कोई भी बदतमीजी से बात करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो मैं उनको अच्छी तरह से सबक सिखाऊं। और आगे कहता है मुझे नहीं पता कि लू परिवार की मालकिन कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किन फैमिली की मालकिन कौन है। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी रुई से कह रही होती है मैं राइड देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और इस बार मुझे नहीं पता कि मैं मीटिंग में शामिल हो पाऊंगी या फिर नहीं क्योंकि मेरी कार खराब हो चुकी है। और ये लो ये मेरा कार्ड है, और वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? तब रुई कहती आपका शुक्रिया, मेरा नाम रुई लू है, और ये लीजिए ये रहा मेरा कार्ड। बेन से हैरानी से कहती है वैसे तुमने ये कार्ड कब तैयार किया था? तब वो धीरे से कहता है बॉस ने इसे अरेंज करवाया है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है हनी चलो हमें देर हो रही है, अब हमें जाना चाहिए। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है ये छोटी सी लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और उसका नाम भी कितना अच्छा है ना। और फिर रुई कहती है अच्छा तो ठीक है अब मुझे काम पर जाना है, बाय। फिर बेन कहता है यंग लेडी आप में और उस ओल्ड लेडी में बहुत सी कॉमन चीजें हैं, और अगर आप उनसे बात करना जारी रखना चाहती है तो रख सकती है। ये सुन रही उससे कहती है बेन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे आज ऑफिस नहीं जाने देना चाहते हो? तब वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। और मन में कहने लगता है नहीं नहीं अब मैं इसे और ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं? और फिर रुई ऑफिस के अंदर एंटर होती है और कुछ लोगों से चिल्लाती हुई कहते गुड मॉर्निंग मैम, हम हैं आपके स्पेशल असिस्टेंट। और वहीं रुई उन सभी को देख हैरान होती है और फिर उनमें से एक व्यक्ति उससे कहता है असिस्टेंट रुई आपका स्वागत है, और क्या आप कॉफी पीना चाहेंगी? तब वो कहती है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं काम करने के लिए बैठती हूँ। और सोचती है किंग चेन ने अचानक मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया, और ये बहुत ही स्पष्ट है। और फिर उसकी नजर बाजू में पड़ती है और उसे देख मन में कहती है आखिरकार किंग चेन के ऑफिस में वो लेडी कौन है और वो इस तरह क्यों बैठी हुई है, क्या वो कोई क्लाइंट है? और फिर रुई मेल चेक करती है और मन में कहती है लेकिन ये तो अजीब बात है, आज तो कोई भी क्लाइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट नहीं है तो फिर वो लड़की कौन है जो कि उसके ऑफिस में हुई है। फिर बेन ऑफिस में एंटर होता है और नानली कहती है बेन बड़े दिनों बाद मिले। और फिर बेन कहता है मिस नानली आज आप यहाँ कंपनी में क्या कर रही है? तब वो कहती है मुझे किंग चेन की याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, और वो इस वक्त मीटिंग में गया हुआ है, और मैंने आज रात उसके साथ डिनर करने का प्लान बनाया था और इसीलिए मैं यहाँ रहकर उसका इंतजार कर रही हूँ। और फिर बेन कहता है लेकिन मिस ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है। तब वो कहती है हाँ ठीक है, और वैसे बेन क्या तुम मेरे और किंग चेन के बीच के रिश्ते को नहीं जानते, और तुम अपना काम जारी रख सकते हो, मैं यहाँ शांति से बैठकर उसका इंतजार कर रही हूँ। और फिर बेन वो फाइल्स रखकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और फुसफुसाती हुए रुई से कहता है वो बॉस की एक दोस्त है। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा होता है माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे बॉस ने एक खूबसूरत लड़की को पूरे दिन भर हमारे ऑफिस में बैठने दिया, और इसके अलावा उन्होंने एक क्लाइंट के साथ बातें भी की, आखिरकार उन दोनों का रिश्ता क्या है? दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ आमतौर पर अगर हम ज्यादा बातें करेंगे तो हम तो उब जाएंगे। वो पहला व्यक्ति कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यह लड़की हमारे बॉस की पत्नी है, और देखने में तो एकदम सही जोड़ी है। हे चुप हो जाओ प्रेसिडेंट आ रहे हैं। और फिर तभी वहाँ किंग चेन आ जाता है और रुई के पास जाते हुए उससे कहता है क्या तुमने अच्छी तरह से आराम किया? अब वो कहती है और वो कहता है चलो ठीक है अब मैं सबसे पहले काम पर जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखो। और ये कहकर वो अपने ऑफिस में चला जाता है, और वहीं उसे ऑफिस में जाता देख रुई मन
मन में कहने लगती है, बेन ने मुझसे कहा था कि उसने मेरे लिए 3 दिन की छुट्टी मांगी है और कल रात को मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी, लेकिन मुझे 3 दिन आराम करने की जरूरत नहीं है। और वहीं ऑफिस के अंदर नानली उसके लिए कॉफी लेकर आती है और किंगचन कॉफी पीने लगता है और उसे इस तरह कॉफी पीता देख वहीं रुई मन में कहने लगती है, वो तो बड़ा ही साफ सफाई का दीवाना है ना, और वो तो कितना ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, फिर भी वो किसी की लाई हुई कॉफी बड़े आराम से पी रहा है। और आखिरकार ये लड़की उसकी किस तरह की दोस्त है। लगता है कि मैं किंगचन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, और क्योंकि हम दोनों इस रिश्ते के लिए सहमत हुए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद किंगचन मन में कहता है, अब तो रात हो चुकी है और क्या रुई ओवर टाइम कर रही है। और वहीं नानली उठती हुई कहती है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया और क्या तुम अभी भी बिजी हो, और मैं तुम्हारे काम खत्म होने के पहले ही सो चुकी थी। और फिर किंगचन कहता है, तुम जाग गई तो फिर चलो डिनर पर चलते हैं। हाँ, अगली बार से तुम ये बात याद रखना कि अचानक तुम मेरे ऑफिस में मत आना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होता है। और फिर नानली कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। और क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कल तुमने मुझे नहीं देखा था और मैं यहाँ पर तुम्हारे और मूचन के अलावा किसी को नहीं जानती। और तभी किंगचन आगे बढ़ती हुई कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और अब चलो होटल चलते हैं, वहाँ पर मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार करवाया है। नानली मन में कहती है, क्या वो जानबूझकर अचानक आगे बढ़ा। और वहीं किंगचन बाहर देखते हुए मन में कहने लगता है, वो आखिरकार इतना सीरियस क्यों लग रही है, और अभी समय 8 से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी बिना कुछ खाए पिए काम क्यों कर रही है। और क्या बेन पागल हो चुका है, आखिरकार उसने रुई को इतना सारा काम क्यों दिया। फिर तभी नानली की नजर रुई पे पड़ती है और वो उससे कहती है, किंगचन क्या ये तुम्हारी असिस्टेंट है। तब वो कहता है, हाँ उसने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। और फिर नानली कहती है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, और क्या वो शादीशुदा है, और बेन तो काफी समय से अकेला है, तो क्या वो उसके लिए। तभी किंगचन उससे कहता है, वो शादीशुदा है। अब चलो चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। और वहीं उसे इस तरह बर्ताव करता देख वो पूरी तरह से हैरान होती है और मन में कहती है, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, वो अचानक इतना ज्यादा परेशान क्यों हो गया। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं और टोस्ट करती हुए नानली कहती है, किंगचन मेरे साथ डिनर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे काम में दखल नहीं डाला, क्यों है ना। किंगचन कहता है, तुमने मेरी जान बचाई और मेरे लिए काम किया, तो मुझे तो तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना ही चाहिए ना। नानली हंसती हुई उसे देखने लगती है और उसे खुद को इस तरह देखता देख वो कहता है, क्या हुआ। तब वो कहती है, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन तुम जरा भी नहीं बदले। वो कहता है, हाँ नानली तुम भी जरा भी नहीं बदली। और फिर नानली ब्लश कर मन में कहती है, सच में वो कितना ज्यादा प्यारा है और वो लोगों का कितना ज्यादा ख्याल रखता है, और हालांकि मैं उससे 3 साल बड़ी हूँ, और इसके अलावा विदेश में मैंने एक बच्चे को जन्म भी दिया है, और मेरी शक्ल सूरत तुमसे मिलती भी है। और वहीं किंगचन मेन्यू कार्ड देख मन में कहने लगता है, मुझे याद है कि पिछली बार रुई ने मुझसे कहा था कि उसने अभी तक ब्लैक ट्रफल नहीं खाया है, ठीक है तो मैं उसके लिए लेकर जाऊंगा, और क्या उसने मेरे जाने के बाद ठीक से डिनर किया होगा। और फिर वेटर उससे कहता है, मिस्टर किंगचन क्या अब हम डिनर सर्व कर सकते हैं। अब वो उससे कहता है, नहीं हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। और उसकी ये बातें सुन नानली इधर उधर देखती हुई कहती है, क्या हम वेट कर रहे हैं, और मन में कहती है, क्या कोई आ रहा है, या मुझे इस वक्त किंगचन को बताना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, या फिर वो दूसरे के सामने मुझे मना कर देगा। और फिर किंगचन कहता है, हाँ बस थोड़ी देर इंतजार करो। और फिर वो रुई को मैसेज करती हुई कहता है, रुई मुझे माफ करना, आज रात में तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाया, लेकिन तुम ओवर टाइम मत करो और आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे, तुम बेन से कह दो वो तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। क्या हुआ, आखिरकार वो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है। और फिर वो बेन को मैसेज करके उससे पूछता है कि रुई कहाँ है। और फिर बेन उसे एक फोटो भेजता है जिसमें रुई उस ओल्ड लेडी के साथ होती है। और ये देख किंगचन मन में कहता है, मैंने तो सोचा था कि रुई मुझसे गुस्सा होगी क्योंकि मैंने उसके साथ डिनर नहीं किया, तो लेकिन अब मुझे पता चला कि वो किसी ओल्ड लेडी के साथ समय बिता रही है। लेकिन क्या वो थोड़ी सी मुझसे जेलस नहीं हो सकती थी। और फिर नानली उसे इस तरह देख कहती है, किंगचन क्या हुआ, क्या कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, और लाओ मुझे तुम्हारा
तुम्हारा फोन दिखाओ क्योंकि इस साल मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं PhD बिजनेस स्कूल गई थी तो शायद से मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वो फोन बंद करते हुए कहता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर तभी अचानक वहाँ पर एक व्यक्ति आते हुए कहता है मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और दोस्तों तुम दोनों ने अकेले अकेले ड्रिंक पी ली, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। तब किंग चैन कहता है तुम बहुत ही लेट हो। आगे वो कहता है ठीक है बैठ जाओ किंग चैन, और उसका यहाँ आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और फिर वो नानली को बुके देती हुई कहता है हम एक दूसरे से बहुत ही लंबे समय से नहीं मिले टॉक्सिक ब्यूटी, और ये देखो ये तो तुम्हारे फेवरेट फूल्स है ना। आखिरकार तुमने कितना पॉइजन यूज किया और ये फ्लावर्स में पॉइजन होता है और तुमने ब्लैक नेट बैटल जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया क्यों है ना। फिर नानली कहती है हाँ, और मैंने इसे बहुत ही लंबे समय से ये फूल को स्मेल नहीं किया है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और फिर मन में कहने लगती है मैंने इससे जो पॉइजन बनाया था उसका इस्तेमाल खुद पर किया और उसके असर से बचने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा कोशिशें करनी पड़ी। और फिर वो व्यक्ति आगे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे शौक बदल चुके हैं और मैं तुम्हारे लिए दूसरा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। अब नानली हैरानी सी कहती है मूचेन क्या तुम मेरे लिए दूसरा गिफ्ट भी लाए हो। और फिर वो उस बॉक्स को ओपन करती है और चिल्लाती हुई उस बॉक्स को फेंक देती है और उसे इस तरह देख म्यूचेन हंसती हुई कहता है ये मियाओ का स्पाइडर किंग है और इसे पाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें पसंद चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है और क्या तुम इसे देखकर खुश हुई। तब वो कहती है हाँ मैं खुश हूँ। हैरानी से मन्नी कहती है उसका मतलब क्या था और हम इतने भी करीब नहीं हैं और मैंने उसे नाराज नहीं किया। और फिर किंग चैन आगे उससे कहता है तुम इस बार कितने समय के लिए रुकने वाली हो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए ही रुकने वाली हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा होटल बुक कर देता हूँ। नानली कहती है इस बार मैं अकेली हूँ तो क्या मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। फिर वो हैरानी से कहता है क्या तुम मेरे यहाँ रुकना चाहती हो। नानली मुझे माफ करना लेकिन मुझे डर लग रहा है। और फिर मन में कहता है अब मेरा घर अकेला नहीं है, अगर मैं नानली को इस वक्त हाँ कहता हूँ तो रुई दुखी हो जाएंगी। और फिर म्यूचेन कहता है मेरे पास एक खाली विला है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं रुकती। और अब किंग चैन के लिए इनकन्वीनियंट है। तब वो कहती है क्या इनकन्वीनियंट। म्यूचेन आगे कहता है हाँ अब वो शादीशुदा है और उसके साथ उसकी पत्नी रहती है तो क्या तुम्हें ठीक लगेगा कि तुम उसके साथ रहोगी। तो उसकी बातें सुन नानली चौंकती हुई कहती है क्या शादीशुदा, क्या किंग चैन ने शादी कर ली। और म्यूचेन की बातें सुन वो चौंक जाती है और मन में कहती है यहाँ आने से पहले मैंने उसकी इंक्वायरी की थी और तब उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो सिंगल था। आखिरकार वो शादीशुदा कैसे हो सकता है और फिर मैं वापस क्यों आती यहाँ। मेरे यहाँ पर आने की वजह वो है। फिर म्यूचेन उससे कहता है हाँ उन्होंने इस बात को अभी तक पब्लिक नहीं किया है और आखिरकार वैसे भी वो मासूम लड़की है। वो एक ऐसी लड़की है जिसे बिल्कुल भी चोट पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी उसकी रक्षा करता। और फिर वो रोती हुई कहती है माफ करना, जब 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसके बाद से इस दुनिया में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है और इसीलिए मैं यहाँ तुम लोगों के पास आई हूँ। और मैंने किंग चैन से कहा था कि वो मेरी नौकरी का बंदोबस्त करे, अगर वो किंग चैन को ये इनकन्वीनियंट लगता है तो मैं खुद ही नौकरी ढूंढ लूंगी। और फिर किंग चैन कहता है तुम QID की ऑफिस में काम कर सकती हो। मन में कहता है बेहतर यही होगा कि वो फिर से दोबारा उससे ना मिले। रुई उससे दोबारा मिलती है तो रुई गलत समझ लेंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकर है। फिर नानली खड़ी होती हुई कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी और अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ तो मुझे जाना है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और म्यूचेन किंग चैन से कहता है क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि नानली का वापस आना अजीब है। और आखिरकार वो किस तरह की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उसके हस्बैंड की 3 साल पहले डेथ हो गई और अब उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों आई, वो मेरे पास क्यों नहीं आई। ये बातें सुन किंग चैन उससे कहता है मैंने बस उसे हमेशा अपनी एक छोटी बहन की तरह माना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर म्यूचेन आगे वो कहता है हाँ ये तो तुम्हारे दिमाग की बात है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कौन जानता है। और किंग चैन में ये बात मानता हूँ कि एक समय पर उसने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन लोग समय रहते बदल जाते हैं। पिछले कुछ सालों से उसने हमसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया और अचानक वो यहाँ पर आ गई। और क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि अभी भी वो वही पर्सन है जो उस वक्त थी। इसके अलावा अब तुम्हारे पास रुई है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब महिलाओं को ईर्ष्या होती है तो वो इस बात
बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है कि सामने वाली महिला कौन है, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। वहीं किंग चेन मन में कहता है रुई, और फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं हमें दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो कि रुई से कह रही होती है, यंग लेडी तुमने इस तरह की ड्रेस पहनी है, इससे तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और उनकी ये बात सुन वो ब्लश करने लगती है और आगे वो ओल्ड मैन कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी प्यारी और अच्छी पत्नी मिली। और क्या ही संयोग है ना, हम दिन में 2 बार मिले और इसके अलावा तुम हम दोनों बुड्ढों के साथ खरीदारी करने को तैयार हो गई। इस दौर में तुम्हारे जैसा एक अच्छा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। और फिर रुई कहती है मेरा हस्बैंड। ओल्ड लेडी कहती है क्या बात है। तब वो कहती है वो काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। और तभी वहाँ किंग चेन पहुँचता है और बेन की नजर उस पे पड़ती है। और इसी दौरान वो ओल्ड मैन कह रहा होता है भले ही वो अपने काम में बिजी क्यों ना हो, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं यंग हुआ करता था तब मैंने अपने काम के सिवा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, और जब मैं थोड़ा बूढ़ा होने लगा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और बेन किंग चेन को देख बोलने ही वाला होता है, तभी किंग चेन उसे इशारे से चुप करवा देता है। और बेन को मैसेज करते हुए कहता है तुम मेरे लिए ये सब चीजें तैयार करवाओ। और वो देख मन में कहता है बॉस। और आगे कहता है यंग लेडी मैं वॉशरूम से आता हूँ। तब वो कहती है हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आते हुए उससे कहता है हेलो ब्यूटी, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तब वो कहती है नहीं आपका शुक्रिया। और वहाँ खड़ी लड़कियां चिल्लाती हुई कहने लगती है ओ माय गॉड ये क्या है, इतनी बड़ी डॉल में उसे गले लगाना चाहती हूँ। और वो टेडी बियर आकर उस व्यक्ति के पैर पर पैर रख देता है और निंगशी को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और वहीं निंगशी हैरान होती है और वो दोनों ओल्ड मैन कहते रुई, और एक बड़ा सा टेडी बियर रुई को वहाँ से ले जाने लगता है। और इसी दौरान रुई मन में कह रही होती है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि एक बड़ा सा टेडी बियर मुझे किडनैप कर रहा है। और फिर वो चिल्लाती हुई कहती है तुम मुझे जाने दो। और फिर वो जाकर पार्क के एकदम सेंटर में जाकर उसे उतार देता है। और वो मन में कहती है वो अब आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या मैं किडनैप नहीं हुई, क्या तुम यहाँ पर ये एक्टिविटी करा रहे हो और क्या मैं पहले जा सकती हूँ। तभी अचानक वहाँ पर ढेर सारे गुब्बारे उड़ने लगते हैं और वो सब देख वो उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये गिफ्ट देने के लिए, पर तुमने गलत पर्सन को चुन लिया, मैं शादीशुदा हूँ। वो टेडी बियर कहता है क्या तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड पसंद है। तब वो कहती है हाँ मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और मन में कहती है और क्या जब उसे ये पता चलेगा तो वो क्या मुझ पर हंसेगा। और उस टेडी बियर के अंदर किंग चेन होता है और उसे देख वो ब्लश करने लगती है और कहती है किंग चेन तुम। तब वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। तब वो कहती है हाँ मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, लेकिन ये सब क्यों। तब वो कहता है मुझे अचानक याद आया कि मैंने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं किया है, तो क्या रुई तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वो कहती है क्या मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की है। तब वो कहता है हाँ तुम मेरी एक अच्छी वाइफ हो और मुझे तुमसे कई बार शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वहीं ये सब देख वो ओल्ड मैन कहता है देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो ठीक होंगी। और उन्हें देख रुई कहती है शायद से अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो घबरा गए होंगे है ना, तो इसीलिए तुम यहीं रुको, मैं जाकर उनको बाय के कराती हूँ और फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। और वहीं किंग चेन उन्हें देख मन में कहता है मिस्टर मिशेल। और फिर वो दोनों उनके पास जाते हैं और रुई कहती है आप दोनों को परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ और ये मेरे। फिर किंग चेन उनसे कहता है मिस्टर मिशेल एंड मिसेस मिशेल मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों मुझे यहाँ मिलेंगे। वो हैरानी सी कहती है क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर मिस्टर मिशेल उससे हाथ मिलाते हुए कहते हाँ बहुत ही लंबा समय हो चुका है और ये बहुत ही लवली प्रपोजल था। और फिर किंग चेन कहता है हनी ये वो फ्रेंच कोलैबोरेटर है जिसके बारे में मैंने तुमको पहले बताया था। और फिर मिस्टर मिशेल कहते मिस्टर किंग चेन मैंने हमारे सहयोग के बारे में सोचा, मैं बाद में आपको कांटेक्ट करूंगा और अब हम यहाँ से चलते हैं। और वहीं रुई मन में कहने लगती है क्या कांटेक्ट करेंगे। और फिर वहाँ पर बेन भागती हुई आती हुई कहता है बॉस ये रहा मिस्टर मिशेल का कांटेक्ट और इसे देखिए ये अभी अभी मुझे मिला है। और उस मेल को देख वो चौंकती हुई कहता है क्या उन्होंने हमें 10% का डिस्काउंट
डिस्काउंट दिया है। और फिर बेन कहता है हाँ उन्होंने हमें 10% का डिस्काउंट दिया है और हमारे बिजनेस के हिसाब से तो इसकी कीमत अरबों में है। तब वो कहता है हाँ और 1 मिनट रुको, एक मेल आया है और उस मेल में मिशेल ने लिखा होता है हम लोग हमारे पार्टनर की प्रोफाइल से ज्यादा उसके कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा विश्वासी व्यक्ति हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी प्यारी पत्नी है और हम फ्रांस में आपका स्वागत करते हैं और हम आपको सबसे अच्छी वाइन सर्व करेंगे। और वहीं रुई मन में कहने लगती है क्या हुआ, वो स्क्रीन को इस तरह क्यों देख रहा है। और फिर वो कहता है रुई सच में तुम एक बहुत ही अच्छी वाइफ हो। और फिर सीन सिर्फ चित्र में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर उसका फोन रिंग होने लगता है और रुई कहती है किंग चेन तुम अपना फोन उठा लो। तब वो कहता है रहने भी दो, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और रुई तुम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। ये सुन वो ब्लश करने लगती है और कहती है तुम। और फिर रुई जाकर फोन उठाती है और उसे देखती हुई कहती है ग्रैंड माँ। फिर वो कॉल उठाती है और सामने से ग्रैंड माँ कहती है रुई क्या तुम रेडी हो चुकी हो और तुम और किंग चेन कहाँ हैं। और फिर वो मन में कहने लगती है अरे हाँ आज तो किन फैमिली प्रपोज करने जा रही है और उनसे कहती है किंग चेन और मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें लू फैमिली का ओल्ड हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर सुमी कह रही होती है आखिरकार वो लोग यहाँ पर कब पहुँचेंगे और क्या उनका यहाँ इस तरह इंतजार करना ये शर्मनाक बात नहीं है और हम हमारी बेटी की शादी कर रहे हैं ना कि उनसे शादी करने के लिए भीख मांग रहे हैं। और क्या हमें सुबह सुबह इस तरह उनका इंतजार करना पड़ेगा। और ग्रैंडफादर कहते हैं छोड़ो भी। तभी मेट चिल्लाती हुई कहती है माय लॉर्ड वो सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर ग्रैंडफादर कहते तो फिर हमें चलकर उनका सम्मान करना चाहिए। जाओ सुमी जाकर तुम उनका स्वागत करो, मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये बात सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या हम उनसे जाकर मिले, मुझसे उनसे जाने के लिए मिलने के लिए कह रहे हैं, क्या रुई कोई है। और फिर रुई के डैड कहते सुमी तुम किसका इंतजार कर रही हो, चलो भी। और कहते हैं हमारे दामाद के पास इतनी सारी लग्जरियस कारें हैं तो वो मुझे एक कार तो दे ही सकता है। वो कहती हाँ हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और सुमी कहती है वाओ। और डैड कहते ये तो बहुत ज्यादा कार है ना। और फिर सुमी घबराती हुई मन में कहती है अगर हम उस कार की और अंगूठी की तुलना करें तो चू परिवार की इन कार का टायर भी नहीं आएगा उसमें तो। और फिर किंग चेन कार से बाहर निकलता है और गेट ओपन करती हुई कहता है रुई हम पहुंच चुके हैं। और फिर वो कार से बाहर निकलती हुई कहती है डैड मॉम। और फिर कुछ समय बाद वो सभी लोग हमें घर के अंदर दिखाए जाते हैं और रुई के ग्रैंडफादर में कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा असामान्य है और ऐसा लगता है कि रुई उनके परिवार में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और फिर किंग चेन की ग्रैंड माँ कहती है हमें प्रपोज करने के लिए पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ना कि किंग चेन बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, प्लीज आप इस बात का बुरा मत मानिएगा। इशारा करती हुई कहती है ये रही रुई के लिए कुछ दहेज की चीजें। और उन एंटिक चीजों को देख वो सभी लोग चौंक जाते हैं और वहीं ग्रैंडफादर में कहने लगते हैं क्या दुनिया की सबसे एंटिक चीजें, वाओ। और आगे ग्रैंडमा कहती है और रुई के मुकाबले ये सब चीजें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये रहा एग्रीमेंट, ये QID की एक सब्सिडरी कंपनी है और अब से ये रुई की है। उनकी ये बातें सुन रुई धीरे से किंग चेन से कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता था। तभी किंग चेन उसे अपने पास खींचती हुई कहता है रुई मेरी हर एक चीज तुम्हारी है, क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब वो ब्लश करती हुई कहती है क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। आगे वो कहता है हमारी फैमिली की होने वाली बहू की कीमत बहुत ज्यादा है। वहीं ये सब देख जयरू बहुत ही ज्यादा जल रही होती है और वहीं रुई के डैड उस एग्रीमेंट को देख चौंक जाते हैं और मन में कहते हैं क्या QID की सब्सिडरी कंपनी की एक शेयर होल्डर है अब से रुई, और अभी के हिसाब से उस कंपनी की कीमत लगभग मिलियंस डॉलर में है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब से रुई एक मिलियनर है। और आगे ग्रैंड माँ कहती है अगर आपको हमारे दहेज से कोई समस्या है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ग्रैंडफा कहते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि अचानक इतना सब कुछ हो गया। फिर वो अपने बेटे से वो एग्रीमेंट छीन लेते हैं, रुई को देती हुई कहते रुई ये लो अब से ये तुम्हारा है। और वही रुई उन्हें ऐसा करता देख मन में कहने लगती है आखिरकार लू परिवार इतना उदार कब से बन गया। सुमी भी कहती है रुई बस तुम इसे ले लो। और फिर मन में कहती है अब से वो कंपनी रुई के अंडर में है और क्या उनके चले जाने के बाद उससे वो एग्रीमेंट लेना आसान रहेगा। आगे उनसे कहती है वैसे रुई का चैम्बर कहाँ है। मन में कहती है तो क्या वो लोग उसके नाम से एक विला भी देने वाले हैं। और फिर किंग चेन कहता है रुई मेरे साथ लेंटिंग नंबर 1 में रहने वाली है, वो विला मेरे और रुई के अंडर में रहने वाला है। ये सुन वो मन में कहती है क्या रुई नंबर 1 में रहने वाली है, लेकिन मुझे तो 100 फ्लोर के ऊपर रहना है। और
फिर ग्रैंडफा कहते हैं बढ़िया, अब क्योंकि तुम लोग शादीशुदा हो तो जल्दी से एक बच्चा पैदा कर लो और एक लड़के को जन्म देना सही रहेगा। पर किंगचन के ग्रैंडफा कहते नहीं, हमारे पास इस तरह के विचार नहीं हैं। रुई एक लड़की को जन्म दे या फिर एक लड़की को, वही किन फैमिली का एकमात्र वारिस होगा, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। इस पर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर रुई किंगचन से कह रही होती है आज वो ग्रैंडफा ने क्या कहा और क्या किन फैमिली में अभी भी 2 अंकल नहीं हैं और क्या उनको विरासत का आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। अब किंगचन कहता है वो तो ग्रैंडफा पर निर्भर करता है और रुई किंगचन से कह रही होती है क्या किंग फैमिली में अभी भी 2 अंकल नहीं हैं और क्या उनको विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है वो तो ग्रैंडफा पर निर्भर करता है और मन में कहता है जैसे कि ग्रैंडफा ने कहा कि हमारे बच्चे किन फैमिली के वारिस बनेंगे, अगर ये बात पब्लिक हो गई तो दोनों अंकल बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और फिर वो उसके चेहरे को छूती हुई कहते हैं रुई तुम इस बारे में चिंता करने से बेहतर ये है कि तुम क्यों ना पहले प्रेग्नेंट हो जाओ और सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी जल्दी करना चाहिए। तब वो ब्लश करती हुई कहती है तुम। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर निंगली अपने रूम में सो रही होती है, तभी अचानक वो जाग जाती है और घबराती हुई कहती है फिर से वो डरावना सपना, और मैंने ब्लैक नेट को बहुत ही लंबे समय पहले छोड़ दिया है लेकिन फिर भी मुझे उसके सपने क्यों दिखते हैं। एक व्यक्ति उससे कहता है तुम मेरी एकमात्र बायोलॉजिकल बेटी हो। और फिर वहाँ पर किंगचन आती हुई कहता है नानली क्या तुम उसकी बायोलॉजिकल डॉटर हो और क्या वो तुम्हारे ही डैड है जिन्होंने मेरे मॉम डैड को मारा था। और ये सब बातें याद कर मन में कहने लगती है मुझे किंगचन से ये सब बातें छुपा कर रखनी होंगी। और फिर वो जाकर गेट ओपन करती है, तभी अचानक उसके सामने किंगचन का भाई आ जाता है और उससे कहता है नानली आखिरकार तुम वापस कब आई और गॉड फादर को हमेशा तुम्हारी याद आती है। और फिर वो कहती है तुम मुझसे मेरे यहाँ पर आने के बारे में मत बताना। फिर वो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ। और आगे वो कहती है उसे ये भी जानना था कि उस समय उसने उस बदमाश के द्वारा धोखा खाया गया था। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, और उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा, आखिरकार तुम उसके प्यार की आखिरी निशानी हो। और अब चलो मैं चलता हूँ, बाय। और हाँ उसने मुझे कुछ बताने के लिए कहा, मस्ती कर लेने के बाद तुम घर आओ नहीं तो तुम्हारा बेटा। और उसकी ये बातें सुन वो डर के मारे कांपने लगती है। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर किंगचन फोन देखता है और उसे बेन का मैसेज आता है बॉस मिस नानली ने सुसाइड करने की कोशिश की। और फिर रुई उससे कहती है किंगचन क्या तुम्हें सुबह सुबह काम करना है। तब वो कहता है नहीं ये बिजनेस वर्क नहीं है, मुझे कुछ पर्सनल काम है। तब वो हैरानी से कहती है क्या पर्सनल। तब वो कहता है मेरी एक सिस्टर है और उसे कुछ हो गया है तो मुझे जाकर उसे देखना होगा। तब वो कहती है क्या सिस्टर। तब आगे कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो बस सिस्टर है और सिचुएशन अभी थोड़ी सही नहीं है तो इसीलिए मैं तुम्हें उससे अभी नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन अगली बार जरूर मैं तुमको उससे मिलवाऊंगा, ठीक है। तब वो कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कार में बेन उससे कहता है मिस नानली वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और डॉक्टर ने कहा कि कोई भी सीरियस बात नहीं है, लेकिन उसने अपना बहुत सारा खून खो दिया है और इसीलिए उन्हें कुछ दिन वहाँ आराम करने की जरूरत है। और तब वो कहता है और क्या। कि वो कहता है मिस्टर शू ने कहा है कि एक पेशेंट के रूप में वो बस यंग लेडी की देखभाल करेंगे और उन्होंने मुझसे कहा कि रैंडमली कोई भी वुमन को उनके पास ना भेजा जाए। और फिर किंगचन कहता है रुई अब से बीमार नहीं पड़ने वाली और मन में कहता है रुई की मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और अब मैं उसे कैसे बीमार होने दे सकता हूँ। और उससे कहता है नानली ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। तब वो कहता है मिस्टर शू ने इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है लेकिन उन्होंने ये फोटो भेजा है। और उसे देख किंगचन चौंकते हुए मन में कहता है ब्लैक नेट। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जहां पर नानली एडमिट होती है उस रूम में एंटर होते हैं और नानली उसे देख चिल्लाती हुई किंगचन प्लीज तुम मेरी मदद करो। इस पर वो कहता है क्या तुम्हारी मदद करूं, लेकिन तुम्हारे घाव ज्यादा गंभीर नहीं है और म्यूचुअल ने तुम्हारी जांच की है, सब कुछ ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं इस बार में नहीं, मैं इस बार में बात नहीं कर रही।
और किंगचन उससे कहता है म्यूचन ने तुम्हारी जज की है और डरने की कोई भी बात नहीं है। तब वो कहती है नहीं नहीं मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तब वो हैरानी से कहता है तो फिर क्या। तब नानली कहती है मैंने शिनोलैंग को देखा और उसने मुझसे कहा कि मुझे गॉड फादर ढूंढ रहे हैं। और किंगचन उस समय हम दोनों ने ही ब्लैक नेट को छोड़ दिया जिससे ब्लैक नेट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और अगर मैं पकड़ी गई तो मेरे गॉड फादर मुझे कभी नहीं जाने देंगे। ये सुन किंगचन हैरानी से कहता है क्या गॉड फादर। और आगे कहती है शिनोलैंग के मुताबिक उसने मेरे डैड को मार डाला और अब मेरा बच्चा उसके पास है। प्लीज किंगचन मेरी मदद करो, मैं उस अंधेरी जगह पर वापस नहीं जाना चाहती। पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी और इसीलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे बेटे को प्लीज बचा लो। और फिर वो कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया और उसका हाथ झटकते हुए कहता है नानली बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और जहाँ तक रही तुम्हारे बच्चे की बात वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ ठीक रहेगा। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब तुम आराम करो, मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वही नानली मन में कहने लगती है क्यों इस समय उसने मुझे गले क्यों नहीं लगाया और न ही उसने मुझे कोई सांत्वना दी, या मैं अब तुम्हारी वो फेवरेट सिस्टर नहीं रही और आखिरकार तुमने अपना मन क्यों बदल लिया, क्या इस सब की वजह वो लड़की है जिसने तुमसे शादी की है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वहीं दूसरी तरफ रुई तैयार हो रही होती है, तभी अचानक उसके फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती हुई कहती है हेलो ग्रैंडमा। और फिर ग्रैंडमा कहती है रुई मैंने सुना है कि तुम्हारा मेजर परफॉर्मेंस है। तब वो कहती है हाँ। आगे ग्रैंडमा कहती है तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से मिलो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है रुई तुम आ गई, चलो घर में चलो। और फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और रुई हैरानी से मन में कहती है क्या वो तो मिस्टर गानमोनान है जो कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है, वो तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है लेकिन आमतौर पर वो किसी भी अपने स्टूडेंट को गाइड नहीं करते और मैंने एक बार उनका लेक्चर सुना था। और फिर आगे गानमोनान कहता है ये तो रुई है और क्या आप इसी के बारे में बात कर रही थी, और अब ये तो मेरी स्टूडेंट है। और फिर वो हैरानी से कहती है क्या स्टूडेंट। फिर ग्रैंडमा कहती है हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे टीचर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और तुम्हें पीएचडी के लिए जगह मिलनी चाहिए क्यों है ना। फिर गानमोनान कहता है हाँ बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहता था। और वही रुई हैरानी से कहती है क्या मैं पीएचडी, और मन में कहती है ये तो कितना बड़ा सरप्राइज था, लेकिन क्यूआईडी में काम करने के बारे में क्या। तभी अचानक वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और रुई के हाथों पे बाइट कर देती है। मेरा हाथ दर्द दे रहा है, किसने काटा। और फिर गानमोनान कहता है अच्छा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें देखने के लिए इंतजार कर रहा था। और मैंने इस बिल्ली को आधे महीने तक पाला है लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ही पास जाना चाहता है और तुम्हें अपना मालिक बनाना चाहता है। फिर वो हैरानी सी कहती है क्या मालिक, और आगे वो कहते हाँ क्योंकि इसने तुम्हारा खून पी लिया है। और वही रुई पूरी तरह से हैरान होती है और गानमोनान आगे बढ़ती हुई कहते हैं क्योंकि नॉवेल्स में कहा गया है कि अगर कोई जानवर किसी का खून पी लेता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसे अपना मालिक बनाना चाहता है। और फिर वहीं रुई ब्लश कर मन में कहने लगती है किंगचन ने भी मेरा खून पिया तो इसका मतलब ये है कि बताओ अब मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं ट्वानजी, ये नाम कैसा रहेगा। और ग्रैंडमा कहती है चलो भी ये एक अच्छी स्टूडेंट है। तब वो कहते हाँ बिल्कुल। और फिर वो दोनों ही रुई के गले में का वो नेकलेस देखने लगते हैं और मन में कहते वो उस परिवार की बच्ची है। और फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद रुई हमें कार में दिखाई जाती है जहाँ पर वो मन में कह रही होती है अगर मैं बैन के हाथ में ट्वानजी को घर भेजती हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाऊंगी और इसके अलावा सिर्फ मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है और मुझे आज रात किंगचन से मेरी पढ़ाई के बारे में बात करनी ही होगी। और रुई मन में कह रही होती है आज रात मुझे किंगचन से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करनी ही होगी। और फिर तभी उसकी नजर बाजू में पड़ती है जहाँ पर एक लड़का किसी से कह रहा होता है सूजियान प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए पहले ही अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। और फिर सूजियान उसे धक्का देती हुई कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था न कि हम दोनों अलग हो चुके हैं और तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, और तुमने पहले मुझे जो कोई भी गिफ्ट्स दिए थे वो मैं पहले ही तुम्हें लौटा चुकी हूँ और प्लीज क्या तुम मुझसे अब दूर रह सकते हो। और मन में कहती है वो और मैं एक परफेक्ट मैच है और तुम बदबूदार व्यक्ति, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं। और फिर तभी उसका फोन
रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती हुई कहती है म्यूचेन, मैं निकल चुकी हूँ, मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचती हूँ। और उसकी बातें सुन वहीं रुई मन में हैरानी सी कहती है क्या म्यूचेन? और मन में कहती है म्यूचेन वो उसके साथ कैसे रह सकता है, शायद हो सकता है कि वो कोई और हो। और फिर सुजियान की नजर उस पे पड़ती है और उसके पास आती हुई कहती है रुई मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगी। म्यूचेन और मैं आज साथ में दोपहर में लंच करने वाले हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? और हाँ, ये वही म्यूचेन है जिसे तुम जानती हो। की बातें सुन रुई चौंकती हुई कहती है क्या तुम म्यूचेन सू की बात कर रही हो? और आगे सुजियान कहती है हाँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और म्यूचेन ने मेरी जान बचाई थी। फिर बाद में उसे पता चला कि तुम और मैं एक अच्छे दोस्त थे और मुझे पता चला कि किंग चेन और वो एक दूसरे के दोस्त थे। फिर हम दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। और रुई अभी तक तुमने अपने दोपहर का लंच नहीं किया होगा, क्यों है ना? तो तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं होती? म्यूचेन को भी अच्छा लगेगा। तब वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, और मुझे अभी भी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और मन में कहती है मुझे नहीं पता कि म्यूचेन ये क्या कर रहा है। और फिर शिफ्ट होकर वो घर पहुँच जाती है और किंगचेन को देखे रानी सी कहती है तुम घर आ गए और अब तुम्हारी बहन कैसी है? तब वो कहता है अब वो ठीक है और अगली बार मैं तुमको उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। और फिर मन में कहता है और मुझे नानी के बेटी को भी तो ढूंढना है, लेकिन मैं रुई को घर में इस तरह अकेला कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? आगे उससे कहता है रुई ये छोटा सा एनिमल कहाँ से आया? तब वो कहती है ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। वो कहता है क्या आखिरकार हुआ क्या? और फिर शिफ्ट उतर कुछ समय बाद किंगचेन उससे कहता है बस इतनी सी बात, ठीक है तुम पढ़ाई कर सकती हो। आगे वो कहती है लेकिन मैंने थोड़े समय के लिए क्यूआईडी में काम किया है। किंगचेन आगे उससे कहता है तुम्हें क्यूआईडी में छुट्टी लेने का अधिकार कौन दे रहा है? अगर तुम्हारे पास क्लासेस नहीं है तो तुम काम पर जाओ, समझ गई तुम? फिर वो कहती है फिर सैलरी के बारे में क्या? की बातें सुन वो हिचकिचाती हुई कहता है मैं तुमको पे करूंगा, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कंजूस हो। ये सुन वो खुश होती हुई उसे गले लगाती हुई कहती है किंगचेन सच में तुम बहुत ही बढ़िया हो। और फिर शिफ्ट होकर वो हमें स्कूल पर दिखाई जाती है, जहाँ पर एक व्यक्ति कार से आती हुई कहता है रुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वहीं रुई बेन से कहती है वो मेरे ब्रदर इन लॉ है, मुझे उनके साथ जाने दो। बेन उसे रोक लेता है और आगे वो उससे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। तब रुई उससे कहती है नहीं आपका शुक्रिया। फिर उसकी नजर पीछे वाली सीट पे पड़ती है और हैरानी से कहती है ये कौन है? और मन में कहने लगती है और मन में कहती है ओ गॉड जयरू अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है और ये पहले से ही। और फिर आगे शाओ शाओ कहता है ये सब भूल जाओ और मैं पीएचडी की पढ़ाई करने का प्लान बना रहा हूँ और ये मेरी क्लासमेट निंगडिंग है। और फिर वो बाहर निकलती हुई कहती है मिस्टर शाओ शाओ क्या ये आपकी वाइफ है? सच में ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तब रुई कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरे ब्रदर इन लॉ है। और फिर निंगडिंग कहती है अच्छा तो आपकी बहन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगी, क्यों है ना? रुई कहती है चलो गाइस अब मैं चलती हूँ। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और रुई उन दोनों के पास से आगे बढ़ जाती है और मन में कहती है क्या ये मेरा भ्रम है? लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी दिखती है। और फिर शिफ्ट तर कुछ समय बाद कोई व्यक्ति चलते हुए कह रहा होता है फी यू। एक व्यक्ति आकर यू को पीछे से गले लगाती हुई कहता है फी यू आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। ये बात जानता था कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम मुझसे इस तरह मुंह नहीं फेरोगी। और फिर रुई उसे धकेलती हुई कहती है मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है फियू क्या मैं तुमको याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसकी बात सुन वो हैरानी से कहती है क्या बड़ा भाई? और मन में कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अपनी इस एज में बड़ा भाई मिला। और आगे उससे कहती है माफ करिएगा लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, मेरा कोई भाई नहीं बल्कि सिर्फ एक बहन है और इसके अलावा मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है और मेरे ख्याल से आपकी बहन की भी लगभग इतनी ही होंगी, क्यों है ना? और फिर वो व्यक्ति कहता है लेकिन तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी लगती हो। और फिर वो कहती सर हालांकि मैं ये नहीं जानती कि आपकी बहन कहाँ गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ भी वो गई होंगी वो वहाँ पर आपके इस प्यार को और इस चिंता को महसूस कर पा रही होंगी और एक दिन आप उससे जरूर मिलेंगे। और फिर वो व्यक्ति सर हिलाती हुई कहते तो क्या तुम वो नहीं हो? तुम्हारी सिर्फ शक्ल मिलती है लेकिन तुम्हारी बॉडी बिल्कुल अलग है उससे। और रुई की ये सब बातें सुन वो कांपती हुई कहता है माफ करना मैंने आपको गलत समझ लिया और आपके दिलासे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, अगर आपको किसी भी
भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और इसके अलावा ये, और फिर तभी उसका व्यक्ति उससे कहता है मिस्टर यू। वो अपनी जेब से कुछ निकालता है और अपने व्यक्ति से कहता है मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो चीज रुई को देते हुए कहता है प्लीज आप इसे एक्सेप्ट करिए और मेरी तरफ से इसे माफी समझिएगा। अब रुई उससे कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और फिर वो आगे कहता है प्लीज तुम इसे रख लो। तब वो कहती है चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया। फिर वो वहाँ से जाती हुई कहता है चलिए अब मैं चलता हूँ। और वहीं जाती हुई उसका व्यक्ति उससे कहता है मिस्टर यू, आपके विजिटिंग कार्ड के साथ हमेशा आपका एक वादा होता है और क्या इस तरह आपका वादा करना सही है? तब वो उससे कहता है मुझे लगता है कि मैं उस लड़की से फिर दोबारा मिलूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर नानली कह रही होती है किंग चेन। और फिर वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर अपने फोन पे पड़ती है और वो कहती है किंग चेन क्या हुआ, क्या तुमको कुछ काम है? और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन में कहने लगती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, वो मुझसे इतना दूर क्यों जा रहा है? और उससे कहती है तुम लगातार अपने फोन को देखते रहते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कुछ काम है। तो चलिए मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।